हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, आज हम हाइड्रोडायनेमिक्स में फ्लूइड फ्लो स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे फ्लूइड फ्लो कितनी तरह का हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नंबर थ्री, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वो कितनी तरह की एनर्जीज पोजेस कर सकता है। तीन तरह की एनर्जीज प्रोसेस करता है, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी। ये तीनों एनर्जीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीधा सीधा डेरिवेशन आ सकती है, इसकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इसको प्रूव करने को कहा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। और इसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल इजी हैं। स्टे फोकस्ड, स्टे एक्साइटेड। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड फ्लो कितनी तरह का हो सकता है? फंडामेंटली फ्लूइड फ्लो को अगर हम देखा जाए तो वो दो ही तरह का है। एक तो स्ट्रीमलाइंड, एक तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो होगा और दूसरा फ्लो कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ्लो। पहला फ्लो किस तरह का फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइंड फ्लो, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, आइदर स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइंड फ्लो। तो सबसे पहली चीज ये, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? आपने कई बार देखा होगा किसी नाली में, किसी कैनाल में, किसी जगह अगर पानी बिल्कुल शांति से स्मूथली बहता हुआ जा रहा है तो ऐसे फ्लो को आप स्ट्रीमलाइंड फ्लो कह सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, लेकिन टेक्निकली इसको हम कैसे समझाएंगे? पहले मैंने क्या बताया कि बिल्कुल स्मूथली अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बिल्कुल शांति से आपको फ्लो करता हुआ अगर कोई फ्लूइड दिख रहा है, तो उसका जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? सच ए फ्लो इज सेड टू बी अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ठीक है, ऐसे फ्लो को हम क्या बोल सकते हैं? वी कॉल इट स्ट्रीमलाइंड फ्लो। आप टेक्निकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर पेपर में कोई आपसे पूछ रहा है तो वहां ये मत लिखिएगा कि शांति से फ्लो करने वाला फ्लूइड। तो बेटा, स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या चीज होती है? स्ट्रीमलाइंड फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें हर पार्टिकल, ध्यान से समझेगा, हर पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली किस मामले में? वेलोसिटी के मामले में भी और पाथ के मामले में भी। अगर अगला पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ गया, उसके पीछे हर एक पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। नंबर वन, पाथ फॉलो कर रहे हैं, एंड नंबर टू, वेलोसिटी को भी फॉलो कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? ये आपके सामने एक डायग्राम बनी है, इस डायग्राम में देखिए। सपोज पहला पार्टिकल यहां से ट्रेवल करता हुआ गया, पहले वो पॉइंट P से पास किया, फिर उसने पॉइंट Q से पास किया, फिर उसने पॉइंट R से पास किया। ये था पार्टिकल नंबर वन। जब वो पॉइंट P से पास कर रहा था बेटा, उसकी वेलोसिटी थी v1। ये वेलोसिटी कितनी है? v1 वेक्टर। जब वो पॉइंट Q तक पहुंचा तो उसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? v2 वेक्टर। जब वही पार्टिकल पॉइंट R पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है v3 वेक्टर। अब इसके पीछे जो पार्टिकल नंबर 2 आएगा वो भी एग्जैक्टली यही पाथ फॉलो करे, पी क्यू आर। और सेकेंड पार्टिकल भी जब पॉइंट P को क्रॉस करे तो उसकी वेलोसिटी v1 हो, जब वो पॉइंट Q को क्रॉस करे तो उसकी वेलोसिटी v2 हो, जब वो पॉइंट R को क्रॉस करे तो उसकी वेलोसिटी v3 हो। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो। हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल, जो उससे पहले आगे जा चुका है, उस पार्टिकल के पाथ को भी एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है और वेलोसिटी को भी। जिस जिस पॉइंट पे जो जो वेलोसिटी की वैल्यू पहले पार्टिकल की थी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी जब वो उस पॉइंट, पहले तो पाथ को फॉलो करेगा, वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा, जब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी एग्जैक्टली वही रहेगी। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, streamlined flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity in terms of magnitude as well as direction as that of its preceding particle while crossing through that point. Such a flow is said to be streamlined flow. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लो को कई बार हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम लाइंस, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम लाइंस। तो एक स्ट्रीम लाइन क्या चीज है? एक स्ट्रीम लाइन ऐसे प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल्स का पाथ है जो एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ
पार्टिकल्स इन अ स्टेडीली फ्लो विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रीमलाइन, जो एक स्ट्रीमलाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व्ड भी हो सकती है, such that tangent to it at any point indicates the direction of flow of liquid at that point। जैसे यहां पे डायग्राम में ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है, ये एक स्ट्रीम लाइन है। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस हो सकती हैं। ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये कुछ पार्टिकल्स के प्रोसेशन का पाथ है, कुछ पार्टिकल्स इस पाथ को फॉलो करते जा रहे हैं। हाँ, ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। अगर तो स्ट्रेट है तो लिक्विड फ्लो की डायरेक्शन तो आपको मिलेगी, और अगर ये कर्व्ड है तो किसी भी एक पॉइंट पे लिक्विड फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे पॉइंट पी पे लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये जो V1 की डायरेक्शन यहां पे हमने डायग्राम में इंडिकेट किया, टेंजेंशियली आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी। पॉइंट क्यू पे फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। पॉइंट आर पे फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन को हो या फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन को हो, एक ही बात है, ठीक है। सो स्ट्रीमलाइन क्या है, एक स्ट्रीमलाइन ऐसे कुछ पार्टिकल्स का पाथ है जो एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे एक पाथ को, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रीम लाइन। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस होंगी, जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें एक नहीं बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस बनेंगी। ऐसी स्ट्रीम लाइंस के ग्रुप को, एक बंडल को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो। So it is the bundle of streamlines having same velocity of the liquid particles over any cross section perpendicular to the direction of flow of fluid। ठीक है, तो इन सब की वेलोसिटी सेम होगी किसी एक क्रॉस सेक्शन पे। तो ऐसे बंडल को हम क्या बोलेंगे, किसी एक क्रॉस सेक्शन पे। अगर फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, इसके नॉर्मल एक क्रॉस सेक्शन लूं, इस क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे, पहली स्ट्रीमलाइन, दूसरी स्ट्रीमलाइन, तीसरी स्ट्रीमलाइन, जितनी भी स्ट्रीमलाइंस है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। कभी कभी हम बंडल ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब स्ट्रीमलाइन क्या है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स के पाथ जो एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए ये दो स्ट्रीमलाइंस आपके सामने मैंने डायग्राम में ड्रॉ की हैं। ये पहले एक प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल्स का पाथ, ये दूसरे का, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या कहा था, स्ट्रीमलाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये दो फ्लूइड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, हम कह रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट करती तो क्या होता, जैसे मान लीजिए यहां पे पॉइंट पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट पी पे अगर आपको फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन चाहिए तो क्या होगी, टेंजेंट किसकी ड्रॉ करोगे, पहली स्ट्रीमलाइन की सेकंड स्ट्रीमलाइन की। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो दो हमें टेंजेंट्स मिल रही हैं। दो टेंजेंट्स मिलने का मतलब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस होंगी फ्लूइड फ्लो की। तो क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो सकती हैं? अभी हमने कहा ऐसा फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा ही नहीं। एक पॉइंट पे जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को कोई भी पार्टिकल क्रॉस करेगा, वो सेम वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, तो ही ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। समझ आई? So no two streamlines can ever cross each other, they can never intersect each other, because if they do so, the particles of the liquid at the point of intersection will have two different directions for their flow, which will destroy the steady nature of fluid flow। तो ये steady nature destroy हो जाएगा, fluid flow streamlined नहीं होगा। दूसरा, greater is the crowding of streamlines at a place, greater is the velocity of liquid particles at that particular place। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं कुछ स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, तो ये रही कुछ स्ट्रीमलाइंस, इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे क्राउडेड है स्ट्रीमलाइंस, पॉइंट बी पे दूर दूर है, तो पक्की बात है पॉइंट ए पे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। जहां स्ट्रीमलाइन ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगी, इसका मतलब वहां फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा, मान लीजिए दो स्ट्रीमलाइंस आपको दी हैं, ये एक स्ट्रीमलाइन, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन, ये बेंड होके यहां पे कुछ इस तरह से होगी। यहां पे एक पॉइंट ए है जहां दो स्ट्रीमलाइंस के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट बी है जहां दो स्ट्रीमलाइंस के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कम हुआ मतलब वेलोसिटी बढ़ी। डिस्टेंस अगर 1/3 हो गया तो पक्की बात है पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी। डिस्टेंस कम हुआ, लाइंस क्राउडेड हुई, वेलोसिटी बढ़ी। डिस्टेंस 1/3 हुआ तो वेलोसिटी 3 गुना होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? सो पहला फ्लो कौन सा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टेडी फ्लो, बिल्कुल स्टेडी फ्लो। शांति से कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है
सच ए फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। हाँ, डेफिनेशन भी याद रखनी है, अगर पेपर में पूछी जाती है तो यही डेफिनेशन बतानी है कि हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को भी एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है और वेलोसिटी को भी एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। सच ए फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बेटा यहां पे दूसरा फ्लो है लेमिनर फ्लो। हालांकि लेमिनर फ्लो के लिए हमें अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं, लेमिनर फ्लो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही एक टाइप है। लेमिनर फ्लो इटसेल्फ इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेमिनर का लिटरली मीनिंग है लेयर वाइज फ्लो। जब हर एक लेयर अपनी डिस्टिंक्ट वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, इस लेयर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, उसके ऊपर वाली की 4 मीटर पर सेकंड है, बट हर एक लेयर की अपनी डिस्टिंक्ट वेलोसिटी हो, सच ए फ्लो इज सेड टू बी लेमिनर फ्लो या लेयर वाइज फ्लो। If a fluid is flowing over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocities, हर एक लेयर की अपनी अपनी different velocities है which do not mix with each other। अगर वो mix करेंगी तो वो flow वैसे भी turbulent हो जाएगा, वो streamlined रहेगा ही नहीं। Then the flow is called as laminar flow. Thus, a flow in which liquid moves in layers is called a laminar flow. In this flow, one layer slides over another layer. लैमिनर फ्लो इटसेल्फ इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहां पे भी लिखा हुआ है, तो समझ आ गया। फंडामेंटली दो ही कैटेगरीज हैं, स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट। लैमिनर इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अब बची दूसरी कैटेगरी, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब रैंडम फ्लो। जैसे मान लीजिए किसी नाली में, किसी पाइप में बड़ी शांति से पानी फ्लो कर रहा है, आप उसके बीच में 2-3 पत्थर डाल दें, अब पत्थरों के बीच से पानी का फ्लो कैसा हो जाएगा? रैंडम हो जाएगा। सच ए रैंडम फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट। मतलब जो स्ट्रीमलाइंड ना हो वो टर्बुलेंट है, जहां हर पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को फॉलो नहीं कर पा रहा। पहला पार्टिकल गया तो इधर से क्रॉस किया, दूसरा गया तो नीचे से क्रॉस किया, तीसरा आया तो इधर क्रॉस किया। सभी पार्टिकल अलग अलग अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली अलग अलग पाथ्स पे रैंडमली फ्लो कर रहे हैं। सच ए फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो। ना तो पाथ फॉलो करें, ना तो वेलोसिटी फ्लो करें। इररेगुलर या डिसऑर्डर्ड फ्लो को हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। So when a liquid moves with a velocity greater than its critical velocity, तो critical velocity पे आगे आते हैं। पहले सबसे पहली चीज, the motion of the liquid becomes disordered or irregular. So such a disordered or irregular flow is called as turbulent flow, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को नहीं फॉलो कर रहे, ना तो पाथ के मामले में ना तो वेलोसिटी के मामले में। Such a flow is said to be a turbulent flow, right? अब आगे आ रहा है कंसेप्ट बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का, जो हमने यहां टर्बुलेंट फ्लो में भी मेंशन किया। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? तो बेटा हर लिक्विड के फ्लो को लेके उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, वेसल के शेप साइज पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर वेसल का शेप साइज फिक्स हो गया, कोई कैनाल है, कोई रिवर है, कोई पाइप है, उसकी डायमेंशंस फिक्स होगी, तो अब एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स लिक्विड की डेंसिटी, मतलब लिक्विड सेम है तो उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी फिक्स हो गई। तो अगर लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी पहले कम रखी आपने, तो आप देखेंगे फ्लो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होगा। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक स्टेज आएगी कि अब ये फ्लो स्ट्रीमलाइंड ना होकर ये फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। समझ आई? लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा। शांति से लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो को बढ़ाते जाएं, जल्दी ही एक स्टेज आएगी कि ये फ्लो टर्बुलेंट हो चुका होगा। such a flow that particular value of velocity above which the flow becomes turbulent and below which the flow of liquid is streamlined, that is called as critical velocity of that particular liquid. ठीक है? The critical velocity is that velocity of liquid flow up to which its flow is streamlined and above which its flow becomes turbulent. तो समझ आया? इसको हम डिनोट करते हैं V with the subscript C से। अब क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, किस किस फैक्टर पे? सो बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी कॉमन सेंस की बात है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करेगी लिक्विड फ्रिक्शन पे। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगी। तीसरा रेडियस ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करें तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज सम कांस्टेंट K इनटू ईटा अपॉन रो R। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ईटा अगर ज्यादा होगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा वेलोसिटी तक यह फ्लो स्ट्रीमलाइन रह सकता है अगर ईटा की वैल्यू ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी अगर डेंसिटी ज्यादा होगी।
तो ज्यादा डेंस लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम है, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी इंपोर्ट करोगे उसके जल्दी टर्बुलेंट होने के चांसेस होंगे, ठीक है, डेंसिटी बढ़ने का। तीसरा, रेडियस ऑफ द ट्यूब। मैंने पहले ही कहा था वेसल की डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर वो सिलिंड्रिकल ट्यूब है तो उसकी एक ही डायमेंशन है, दैट इज रेडियस। लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू, राइट। तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी आपने याद रखना है, फॉर्मूला डिराइव करने को भी कहा जा सकता है, तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कुछ फॉर्मूले आप डिराइव करके देखिए, स्टोक्स लॉ और पॉइजलीज इक्वेशन, और तीसरी एक्सप्रेशन ये क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो इसको डिराइव करने के लिए आपको डायमेंशनल एनालिसिस ही यूज करना है, राइट। आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक है रेनल्ड्स नंबर। सो रेनल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर। हर एक लिक्विड फ्लो को हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं। उस नंबर की वैल्यू अगर आपको पता हो तो उस नंबर की वैल्यू को देख के भी आप बता सकते हैं फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइंड है कि टर्बुलेंट। इट्स अ प्योर नंबर, इट इज डायमेंशनलेस, इसमें कोई डायमेंशंस नहीं है, इट्स अ प्योर नंबर। इस नंबर की वैल्यू को देख के ही आप बता पाएंगे कि फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए या टर्बुलेंट होना चाहिए, राइट। तो रेनल्ड्स नंबर के एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो इंटू डायमीटर इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी अपॉन ईटा। ये एन नहीं है बेटा, ये डिनोमिनेटर में ईटा है। सो सच अ नंबर इज सेड टू बी अ रेनल्ड्स नंबर। तो बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन मैंने अभी अभी ऊपर लिखी थी आपके सामने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन लिखी थी, दैट इज के ईटा अपॉन रो आर, के ईटा अपॉन रो इंटू रेडियस। तो अगर बेटा आप यहां पे रेडियस को हटा के इसकी जगह आप डायमीटर लिखते हैं, तो अब ये जो कांस्टेंट आएगा न्यूमरेटर में, यही कांस्टेंट क्या होगा, रेनल्ड्स नंबर। अब आप इस के को हटा के इसकी जगह रेनल्ड्स नंबर लिख सकते हैं। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा आर, सो आर इंटू ईटा अपॉन रो डी, आर ईटा अपॉन रो डी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी की ये भी एक्सप्रेशन है, ये जो आर है ये रेनल्ड्स नंबर है, यहीं से आर की एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी, आर इज इक्वल टू रो इंटू डायमीटर इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी अपॉन ईटा। अब रेनल्ड नंबर की सिग्निफिकेंस ये है, ये जो रेनल्ड्स नंबर है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये लिखा हुआ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब ये डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, ठीक है। अगर इस रेनल्ड्स नंबर की वैल्यू बच्चों अगर ये 0 से लेकर 2000 के बीच में है तो पक्की बात है फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइंड या लैमिनर। लैमिनर फ्लो इटसेल्फ इज स्ट्रीमलाइंड फ्लो, ठीक है। तो अगर 0 से 2000 के बीच में रेनल्ड नंबर की वैल्यू, पक्की बात है फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा, याद रहेगा। इफ द वैल्यू ऑफ रेनल्ड्स नंबर इज इन बिटवीन 0 एंड 2000 फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइंड, एंड इफ द वैल्यू ऑफ आर इज अबव 3000 फ्लो इज टर्बुलेंट। और अगर देखो 2000 से नीचे है तो स्ट्रीमलाइन, 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट, और अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो लिक्विड फ्लो अनस्टेबल होगा। इफ इट इज इन बिटवीन 2000 एंड 3000 फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइंड फ्लो टू द टर्बुलेंट फ्लो। तो समझ आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी, तीन तरह के फ्लूइड फ्लो हमने डिस्कस किए, फंडामेंटली दो है, स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन में एक कैटेगरी हमने अलग से डिस्कस कर ली, दैट इज लैमिनर, जब लेयर वाइज लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है वो भी स्ट्रीमलाइन है। फिर बात की हमने क्रिटिकल वेलोसिटी की, किसी एक पर्टिकुलर वेसल से अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है अप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर आपने उस वेलोसिटी को क्रॉस कर दिया, फ्लो की वेलोसिटी उससे बढ़ा दी, तो ये फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। सच अ वेलोसिटी इज सेड टू बी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन पहले हमने क्या लिखी थी, डायमेंशनल एनालिसिस से जब फॉर्मूला डिराइव किया, के ईटा अपॉन रो इंटू स्मॉल आर, के ईटा अपॉन रो इंटू स्मॉल आर। और अगर रेडियस की जगह पे यहां पे आप डायमीटर लिख दें तो न्यूमरेटर में के की जगह कैपिटल आर लिख दीजिए। दिस नंबर इज कॉल्ड एज रेनल्ड नंबर, इट्स अ प्योर नंबर, इट इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। इसकी वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में होगी तो फ्लो टर्बुलेंट, 3000 से ऊपर, सॉरी 0 से 2000 के बीच में स्ट्रीमलाइन, 3000 से ऊपर होगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, और 2000 से 3000 के बीच में है तो फ्लो अनस्टेबल होगा, वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की ओर जा रहा होगा, राइट। सो दिस नंबर इज रेनल्ड नंबर।
तो रेनॉल्ड नंबर डिटरमिन करेगा, डिसाइड करेगा कि इसका फ्लो कैसा होगा। तो अगर आपको लिक्विड फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मिल सकती है तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा फ्लूइड का फ्लो कैसा होगा। नेक्स्ट बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये हालांकि एक आपका डाउट था उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में, जो पीडीएफ मैंने सेंड की थी, शायद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यूज हुई थी, तो वहां मैंने आपको ये लॉजिक समझाया भी था। एनीवे फिर से देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है। सो अगर हमारे पास एक नॉन विस्कस लिक्विड है, हाँ इंपॉर्टेंट, अगर फ्लो स्ट्रीमलाइंड है तो, और इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, सपोज यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला जो है दिस इज A1, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो है V1, और क्रॉस सेक्शन A2 पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो है सपोज V2। तो यहां पे फ्लो की वेलोसिटी कितनी है V2, राइट। तो यहां पे बेटा एक चीज बिल्कुल सिंपल है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाएगी। फिलहाल तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फ्लो स्ट्रीमलाइन हो या टर्बुलेंट हो, एक बात पक्की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो पक्का बढ़ेगी। आप अगर एक पाइप से पानी आ रहा है, पाइप के माउथ को अगर आप थंब से आधा क्लोज करें, आप देखें स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ जाती है। आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ गई, यस और नो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो बेटा यहां पे सपोज V1 V2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो आ गए एंड ए और बी पे, ρ1 ρ2 आ गए डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट एंड ए एंड बी, और अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो एंड ए से एंड बी तक जाने में डेंसिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि ना तो वॉल्यूम बदलेगा, लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो नहीं सकता, सो डेंसिटी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। सिंस देयर इज अच्छा, अ मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना मास एंटर करेगा, तो वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इंटू वी होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। मान लीजिए एक ट्यूब आपके पास जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इस ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ, तो एक सेकेंड में ये इतनी लेंथ ट्रेवल करेगा, वी लेंथ। वेलोसिटी अगर v मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकेंड में ये v मीटर ट्रेवल करेगा, तो a इंटू वी क्या होगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इतना ही वॉल्यूम एक सेकेंड में फ्लो करेगा, ये जो मैंने डायग्राम में दिखाया सामने। सो एरिया इंटू वॉल्यूम होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इंटू डेंसिटी हो जाएगा मास फ्लोइंग पर सेकेंड। सिमिलरली पॉइंट बी पे, वहां पे एरिया A2 वेलोसिटी V2 डेंसिटी ρ2, हालांकि ρ1 और ρ2 बराबर है, बट चलिए इतना मास वहां पे लीव करेगा। Since there is no loss of liquid in the tube and the flow is steady, mass of liquid entering per second should be equal to mass of the liquid leaving per second. इन दोनों को इक्वेट करो, since liquid is incompressible, ρ1 is equal to ρ2, तो यहाँ पे ρ1 ρ2 कैंसल आउट हो जाएंगे, सो A1 V1 is equal to A2 V2, या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, या हम ऐसा कहें स्ट्रीमलाइन फ्लो में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ किया तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है। आप कैनाल्स में, नहरों में, रिवर्स में देखते हैं, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है वहां अचानक स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ जाती है। आप एक पानी की पाइप के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटरमिन करना हो किन्हीं दो क्रॉस सेक्शन पे, मान लीजिए एरियाज गिवन है, एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन है, दूसरी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिटरमिन करना, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। या उस न्यूमेरिकल में हमें शायद दूसरी क्रॉस सेक्शन पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर डिटरमिन करना था, उसके लिए भी हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर होगी आई होप सबको। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब भी कोई फ्लूइड मोशन में होता है तो वो कितनी तरह की एनर्जीज पोजेस करता है, तो बेटा वो 3 तरह की एनर्जीज पोजेस करता है। कोई भी फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसके पास 3 तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं उसके पास, बेटा 2 का नाम तो आपको अच्छे से याद है,
काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू, और यहां कौन सी पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द फ्री सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा कह लो, या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जो एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल और काइनेटिक तो है ही है। एक तीसरी एनर्जी भी फ्लूइड के पास होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। तो अब हम ये तीनों एनर्जी समझेंगे है क्या क्या। सबसे पहले बेटा बात करते हैं प्रेशर एनर्जी। बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फ्लूइड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। अगर फ्लूइड के पास जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा। ये हमने पॉइजलीज इक्वेशन में भी देखा। तो जब रेट ऑफ फ्लो उतना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा वर्क करने की एबिलिटी आएगी इसके पास। तो इसका मतलब प्रेशर की वजह से भी हर फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। हाँ, मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि मान लो प्रेशर है 10 पास्कल, तो कितनी प्रेशर एनर्जी है इस फ्लूइड के पास। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन in pushing a fluid very slowly against its pressure without imparting any velocity to it। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कितना वर्क डन लगेगा इस लिक्विड को पुश करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जेंटली पुश करना उस प्रेशर के अगेंस्ट। उस प्रेशर के अगेंस्ट अगर आपको फ्लूइड वहां पुश करना है तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा इतनी इस फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी होगी। बट इतना जेंटली पुश करना है कि ज्यादा वेलोसिटी इंपार्ट नहीं होनी चाहिए लिक्विड के पास, राइट। आपके सामने एक एग्जांपल है। मान लीजिए एक वेसल है, इसमें हाइट h तक हमने एक लिक्विड फिलअप किया। तो इसके बॉटम पे हमने एक पिस्टन फिट कर दिया यहां पे। सपोज बेटा इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A। अब डेप्थ h पे प्रेशर कितना होगा बेटा, h रो जी होगा कि नहीं। तो ये पिस्टन कहां पे है, डेप्थ h पे, तो यहां पे लिक्विड का प्रेशर कितना होगा, h रो जी, यस और नो। अब इस पे प्रेशर अगर h रो जी है तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होती है, यस और नो। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। अब मान लीजिए आपने इस पिस्टन को जेंटली पुश किया, लिक्विड को कितनी डिस्प्लेसमेंट दी, सपोज आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दी dx। तो जब आपने जेंटली पुश करते हो dx डिस्प्लेसमेंट दी तो वर्क डन कितना होना चाहिए, दैट इज f इंटू डी एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं pa dx, यस और नो। अब ध्यान दीजिएगा ये जो a इंटू डी एक्स है इसको v या dv कह सकते हैं हम, v कह लो या dv कह लो। ये क्या है, कितना वॉल्यूम आपने पुश किया, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, dx लेंथ से आपने लिक्विड को अंदर पुश किया तो कितना वॉल्यूम पुश हुआ होगा, दैट वॉल्यूम इज a इंटू डी एक्स, राइट। और अगर मास ऑफ द लिक्विड पुश्ड पूछा जाए दैट शुड बी a dx इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होगा, मास, कितना मास आपने पुश किया। चलिए अब नीचे आ गए, ये जो मैंने कैलकुलेशन ऊपर दिखाई है यहां पे नीचे की गई है। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो गया pa dx। ये जो मैंने यहां पे ये ऊपर राइट साइड में देखिए जहां आपको मेरी फोटो दिख रही है इसके नीचे, तो ये आ गया वर्क डन। जितना वर्क डन किया इतनी इस लिक्विड की प्रेशर एनर्जी है। किसकी, जितना आपने पुश किया, सारा लिक्विड नहीं, जितना आपने पुश किया उसकी प्रेशर एनर्जी कितनी है, दैट इज pa dx, क्योंकि इतना आपको वर्क डन करना पड़ा, जिसको मैंने dw लिखा है, यहां नोट्स में सिंपली w लिखा है, इट हार्डली मैटर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिक्विड के पास हम ये भी कह सकते हैं जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी हमने कहा था वो वर्क डन के इक्वल होगी। सो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और a इंटू डी एक्स क्या होता है, वॉल्यूम पुश्ड, तो हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सो उतने प्रेशर पे जितना वॉल्यूम है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज द प्रेशर एनर्जी। समझ आया प्रेशर एनर्जी क्या है, प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। उस पर्टिकुलर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम अवेलेबल है आपके पास, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज द टोटल प्रेशर एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट फ्लूइड, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा प्रेशर एनर्जी।
अब इसके साथ साथ बेटा इंपॉर्टेंट है आपको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का पता होना। तो प्रेशर एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, टोटल प्रेशर एनर्जी आई हमारे पास कितनी, P इंटू वी। अगर आपको पर यूनिट मास चाहिए तो आपको डिवाइड बाय मास करना है। अभी अभी हमने लिखा था P इंटू वी, हमने कहा से कहा था, वो बेसिकली था पी ए डी एक्स, तो ए डी एक्स था वॉल्यूम। अब मास कितना, ऊपर हमने लिखा था मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन मास। वर्क डन है P इंटू वी, ये प्रेशर एनर्जी है। मास क्या होगा, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल आउट होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास एक्सप्रेशन आ गई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये आपको याद रखना है बेटा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितनी होती है, P अपॉन रो। रिमेंबर दिस थिंग, बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एनर्जी क्या कितनी होगी, P इंटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास लेंगे तो क्या होगी, दैट इज P अपॉन रो, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये क्या होगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। फिर बेटा हम डिटरमिन करेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होगा वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, पी ए डी एक्स अपॉन ए डी एक्स, वॉल्यूम पुश किया था, यहां ऐसा लिख लो पी वी अपॉन वी। तो सिंपली किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इनफैक्ट तीनों। प्रेशर एनर्जी क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। जब आपको पता चल गया प्रेशर एनर्जी प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, तो वहां से कॉमन सेंस से पता चल जाएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि टोटल प्रेशर एनर्जी है P इंटू वी। पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पर यूनिट मास लेंगे तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी, और टोटल P इंटू वी। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, प्रेशर एनर्जी, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, देन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द फ्री सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर रेफरेंस लेवल टेकन एज जीरो लेवल। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जीरो लेवल को हम डेटम लेवल भी कह सकते हैं, डेटम लेवल। डेटम लेवल वो लेवल है जिसको हम मान के चलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल है। प्रैक्टिकली जीरो लेवल क्या है, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था वो इन्फिनिटी पे। लेकिन आज तक आपने इस क्लास में आने से पहले आप पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बेसिकली उसमें ग्राउंड लेवल को आप जीरो लेवल मान के चलते थे कि यहां एनर्जी जीरो है, तो हाइट h पे जाने पे एनर्जी कितनी बढ़ गई, mgh वो इंक्रीज हो गई, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये तो आप जानते ही हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज mgh। यस और नो। अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो आप mgh को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो वो क्या किसके इक्वल आ जाना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू रो जी एच। सो mgh ऑलरेडी दिमाग में है, कॉमन सेंस की बात है। mgh को अगर आप कहीं वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी, तो इसकी जगह आ जाएगा रो, राइट। और कॉमन सेंस की बात, अगर पर यूनिट मास लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास अगर आप लोगे तो mgh अपॉन m कर दोगे, तो mm कैंसल आउट हो गया, इट इज जस्ट इक्वल टू रो जी एच। तो आपको ये भी पता चल गया, ये तो ऑलरेडी पता थी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम। हाइट h क्या है, जिसको आपने डेटम लेवल माना है, डेटम लेवल से ऊपर इस लिक्विड की हाइट कितनी है, अगर ये हाइट h है। ज्यादातर डेटम लेवल हम ग्राउंड को मानते हैं, अर्थ के सरफेस को, बट आप ऊपर नीचे कहीं पे भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चों काइनेटिक एनर्जी, आप ऑलरेडी जानते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो किसी भी बॉडी के पास एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लूइड के केस में भी काइनेटिक एनर्जी वही होगी। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, या पहले से जानते हैं। अगर पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो हाफ mv स्क्वायर को डिवाइड करो वॉल्यूम से, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर चाहिए तो डिवाइड बाय मास करेंगे तो mm कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज जस्ट इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए हो तो हाफ रो v स्क्वायर, और अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए हो तो सिंपली हाफ v स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम।
तो बच्चों ये बर्नौलीज थ्योरम क्या है, आज अभी मैं ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हाँ, यहां पर बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड इन केस ऑफ अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। याद रखिएगा बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज कल को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं वहां कंसेप्ट की बारीक डिटेल पे क्वेश्चंस होते हैं। सो बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, हमें क्या बताती है? ये कहती है टोटल एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। तो याद रखिए, इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ ऑल दीज थ्री एनर्जीज जो हमने नाम लिए अभी, प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, each taken either per unit mass or per unit volume. Sum of three energies in case of streamlined flow of a fluid, sum of three energies, pressure energy, potential energy and kinetic energy, all the three either you take per unit mass or you take per unit volume is always constant. That is Bernoulli's theorem. प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, तीनों का सम, बट तीनों या तो पर यूनिट मास लेंगे या पर यूनिट वॉल्यूम, तो इन तीनों का सम कांस्टेंट होगा। कब? इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइंड फ्लो, और किसका स्ट्रीमलाइंड फ्लो? ऑफ इनकंप्रेसिबल एंड ए नॉन विस्कस फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये एक लिमिटेशन भी है बर्नौलीज थ्योरम की, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉन विस्कस कोई भी फ्लूइड नहीं है, टोटली विस्कोसिटी से रहित कोई भी फ्लूइड नहीं है, थोड़ी बहुत विस्कोसिटी हर एक में होगी। सो नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में, और पर्टिकुलरली जब वो स्ट्रीमलाइंड मोशन में हो, स्ट्रीमलाइंड फ्लो में हो, तो इन तीनों एनर्जीज का सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ले लो या फिर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि तीनों में से कोई एक एनर्जी अगर कम हो जाती है तो पक्की बात है दूसरी एनर्जी बढ़ जाएगी। तीनों में से कोई एक एनर्जी अगर डिक्रीज कर गई तो पक्की बात है दूसरी बढ़ रही होगी। अगर ये फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइंड। ये चीजें बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, तो ध्यान रहेगा बेटा आपको। इन केस ऑफ ये कैसा मोशन कैसा होना चाहिए फ्लूइड का? स्ट्रीमलाइंड। और फ्लूइड कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल। तो इसके फ्लो के केस में, सच ए फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में, सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज आइदर यू टेक पर यूनिट वॉल्यूम और यू टेक पर यूनिट मास, इट शुड ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, राइट? अब पहला पार्ट है इसको प्रूव करना, और दूसरा पार्ट जो है, पहला पार्ट इसको प्रूव करने का होगा और दूसरा पार्ट होगा इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने का। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं इसके, हाँ मुझे लग रहा है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूं। आज हम डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशंस पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है, प्रूफ यहां पे गिवन है, ये हम करेंगे अगली क्लास में। आज थोड़ा टाइम लिमिटेड है, जल्दबाजी में करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि हम अगली क्लास में करें। तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बर्नौलीज थ्योरम की ये आई हमारे पास, विच इज P अपॉन रो। P अपॉन रो क्या होता है बेटा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। GH क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और हाफ V स्क्वायर क्या है? काइनेटिक पर यूनिट मास। तीनों एनर्जीज अगर आप पर यूनिट मास लें, तीनों का सम कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। या ऐसा भी लिख सकते हैं फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे, P1 अपॉन रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सेकेंड क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P2 अपॉन रो तो नहीं बदलेगा, GH2 प्लस हाफ V2 का स्क्वायर, ये इक्वल होंगे। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया पर यूनिट मास की टर्म्स में। दूसरा, अगर आप बेटा इन तीनों को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, या इससे पहले स्टेप में जहां आपने मास से डिवाइड किया वहीं पे आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, तो यहां बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां टाइपिंग एरर भी है। यहां बेटा एक तो प्लस है और ये रो नहीं है, ये P है।
तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पे P क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, और ये काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब आगे एक और फॉर्म में हम इसको ग्रेविटेशनल हेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप कोशिश करो इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन लेंथ वाली बनाओ। क्या करना है? तीनों टर्म्स की डायमेंशन लेंथ वाली होनी चाहिए। तो ये सेंटर वाली टर्म दिख रही है रो जी एच, इसमें एच लेंथ है ना, एच की डायमेंशन क्या है? एल। तो इसको रो जी एच से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी एक्सप्रेशन को रो जी एच से डिवाइड करोगे तो आपके पास इस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हाँ, यहां पे जब तीनों की डायमेंशन लेंथ वाली होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी के एनालॉगस टर्म थी जिसमें सिर्फ एच आ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। एच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड। जो काइनेटिक एनर्जी का एनालॉगस टर्म थी उसको हम वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड कहते हैं। और तीसरी टर्म जो प्रेशर एनर्जी का एनालॉगस है उसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। तो बर्नौलीज थ्योरम को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, non-viscous and incompressible fluid, the sum of pressure head, gravitational head and velocity head at every cross section of the liquid is constant, right? तो ये बात समझ आई आपको? अब इसी में एक स्पेशल केस हमने यहां पे डिस्कस किया, इसको मैं प्रूव करवाऊंगा डिटेल में अगली क्लास में बेटा, जरूर डिस्कस करूंगा आपसे। आज टाइम कम है इसलिए इसको इसीलिए यहीं पे कर रहा हूं। इफ द liquid is flowing through a horizontal tube, the two ends of the tube are at same level, therefore no gravitational head, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो दोनों, इसी को आप डेटम लेवल मान लो, तो दोनों के लिए h जीरो हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट अब आप h वाली टर्म को हटा भी सकते हैं। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो अगर कहीं प्रेशर डिक्रीज होगा तो पक्की बात है v बढ़ जाएगा, अगर v डिक्रीज होगा तो t बढ़ जाएगा। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नैरो हो गया, वहां पे हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाएगी, पक्की बात है वहां प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गया? बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल भी हम इसको कह सकते हैं। एक चीज और बेटा, यहां पे जो P है वो स्टैटिक प्रेशर होता है, और जो हाफ रो वी स्क्वायर है जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डायनेमिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए, अब ये कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस पे भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है। बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करते हो हमने ये माना कि एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो बाउंड्रीज के पास लिक्विड चल रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती है जो पाइप के कॉर्नर्स में। सेंटर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होती है जो सेंटर से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनर लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और आउटर की, लेकिन हम ये मान के चलें सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट है पूरी क्रॉस सेक्शन की। एक लिमिटेशन ये है। दूसरा, हमने माना कि नॉन विस्कस लिक्विड है। प्रैक्टिकली लिक्विड्स में विस्कोसिटी होती है, ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरा, हमने ये माना कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी जब लिक्विड मोशन में, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और लूज हो जाती है। और चौथा, अगर लिक्विड कर्व्ड पाथ के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एनर्जी भी हमें कंसिडर करनी चाहिए थी, जिसको हमने नहीं कंसिडर किया। और पांचवा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू टर्बुलेंट फ्लो। तो हम इसको टर्बुलेंट फ्लो पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक और लिमिटेशन आ गई इसकी। ठीक है, तो लिमिटेशंस आपको याद रहेंगी। हाँ बेटा, तो इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये, हाँ एक चीज और है बेटा, आपके दिमाग में आ रहा होगा लिमिटेशंस हैं भाई टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो के केस में हम इसको किस तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक बात तो पक्की है, ये थ्योरम ये कह रही है कि मान लो चलते हुए किसी एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो दूसरी दोनों एनर्जीज में से कोई एक कम हुई होगी, या काइनेटिक कम होगी तो दूसरी दोनों एनर्जीज में से कोई एक बढ़ेगी। ये थ्योरम हमें ये इंफॉर्मेशन देती है। टर्बुलेंट फ्लो में भी ऐसा ही होगा, बट वो एग्जैक्टली वैसा वेरिएशन नहीं होगा। वहां हीट में कन्वर्जन ज्यादा होगी, रैंडम फ्लो ज्यादा है, तो वहां लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, बस ये फर्क है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा सबसे पहला बंसन बर्नर, आपने
गैस का बर्नर देखा होगा, कोई भी बर्नर, या आपकी लैब में बर्नर्स होंगे, तो आप किसी भी बर्नर को ध्यान से देखें। जैसे आपके सामने डायग्राम में ये बर्नर दिख रहा है, आपके गैस स्टोव में भी ऐसा ही होता है। नीचे से एक पतली सी नोजल होती है, ऊपर वो जहां पे गैस जलती है, किचन के गैस की बात कर रहा हूं मैं, गैस स्टोव की बात कर रहा हूं। ऊपर वो एक सर्कुलर सा सेटअप होता है जिसमें होल्स होते हैं जहां से गैस बाहर आती है और ऊपर फ्लेम आपको दिखती है। लेकिन अगर आप उसको नीचे से देखेंगे, यहां लेफ्ट और राइट साइड पे, जैसे यहां ये डायग्राम में दिख रहे हैं, दो गैप दिखते हैं, एयर गैप्स। वो जो नोजल जहां से गैस आ रही है वो उसके नीचे है। तो जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो पहली बार देखने में आपको डाउट होगा, भाई ये इतने बड़े बड़े होल्स इन्होंने साइड पे रखे हैं, तो क्या गैस यहां से लीक नहीं होती? तो गैस तो यहां से लीक भी हो जानी चाहिए ना, यस और नो? तो गैस वहां से लीक होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। गैस वहां से कभी लीक नहीं होती, उल्टा बाहर से एयर अंदर आती है। समझ आ गई ये बात आपको? देखिए, नीचे वो नोजल है जहां से गैस रिलीज होती है, ऊपर एक सिलेंड्रिकल सा ऐसे सेटअप है, ऊपर मेन बर्नर है। इस सिलेंड्रिकल सी पाइप के अंदर दो साइड पे बड़े बड़े होल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादातर दो होल्स होते हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स पे। तो दिमाग में कई बार ये डाउट आता है, मेरे दिमाग में तो आता था भाई, जब तक मैंने ये थ्योरम नहीं पढ़ी थी, जब मैं छोटा था, तो तब तक ये लगता था कि इन होल्स में से गैस बाहर क्यों नहीं जाती? वो होल्स क्यों रखे हैं? ताकि बाहर से एयर अंदर आए। गैस को जलने के लिए, कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सवाल ये कि गैस अंदर से बाहर क्यों नहीं जाती, बाहर से अंदर ही क्यों आती है? तो देखिए बेटा, सिंपल लॉजिक, जब इस नोजल से गैस रिलीज होगी, गैस कैसी है? कॉम्प्रेस्ड गैस है, लिक्विफाइड है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जैसे ही वो गैस उसमें से रिलीज होगी, बड़ी हाई स्पीड के साथ, बड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज होगी, यस और नो? बड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज होनी चाहिए। जब वो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज होगी तो उसके सराउंडिंग जो एयर है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इस नोजल से जो गैस रिलीज हुई, एलपीजी, और उसके सराउंडिंग में एयर है, एयर भी गैस है, दोनों फ्लूइड्स हैं। जो अंदर से गैस रिलीज हुई उसकी स्पीड ज्यादा थी, ये तो आप मानते हैं, सराउंडिंग एयर रेस्ट पे है। और सराउंडिंग एयर और जो अंदर से गैस आ रही, दोनों की हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम है। तो इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, सराउंडिंग एयर और जो अंदर से एलपीजी गैस इस नोजल से आ रही है। कौन सी नोजल, ये मैं डायग्राम में हाईलाइट करता हूं, जिसको ये एन से डिनोट किया, ये वाली नोजल बेटा। तो इस नोजल से निकलने वाली गैस, ये डायग्राम में देखिए बेटा, इस नोजल से निकलने वाली गैस, जो यहां से गैस निकलेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाइयर होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाइयर होगी। तो सराउंडिंग एयर की काइनेटिक एनर्जी लोअर है। दोनों का लेवल ग्राउंड से सेम है, हाइट सेम है, तो दोनों की पोटेंशियल बराबर है, लेकिन इसकी काइनेटिक ज्यादा है। तो पक्की बात है इसकी दूसरी कम होगी। कौन सी कम होगी? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी। सराउंडिंग एयर की पर यूनिट वॉल्यूम हायर है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम तीनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए ना, पोटेंशियल तो पहले ही बराबर है। काइनेटिक जिसकी कम है उसकी प्रेशर हायर है, सराउंडिंग एयर की काइनेटिक एनर्जी कम है, उसकी प्रेशर एनर्जी हायर है। और जो गैस यहां से रिलीज हुई उसकी काइनेटिक हायर है, तो उसकी प्रेशर एनर्जी लोअर है। अब फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर टू लो जाता है, तो चूंकि सराउंडिंग एयर की प्रेशर एनर्जी हायर है, दैट इज वाई, आप डायग्राम में देखिए, बाहर से ही एयर अंदर जाएगी, अंदर से एयर कभी बाहर नहीं आएगी। गॉट इट? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। दूसरा, एक और चीज आपने अक्सर देखा होगा, आजकल सर्दियां, सर्दियों में हम कभी आग सेक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आग सेकने के लिए कई बार, आग को तेज करने के लिए हमें एयर ब्लो करनी पड़ती है। अब कई बार तो ऐसे एयर ब्लो करते हैं, बट कई बार मुंह से एयर ब्लो करते हैं। और अगर पुराने ट्रेडिशनल चूल्हे आप लोगों ने देखे हो तो एक पतली सी पाइप घरों में रखी जाती थी, मेटेलिक पाइप होती थी स्टील की, जिसमें से हम फूंक मारते थे, तो गैस तेज हो जाती थी चूल्हे के अंदर, जो फ्लेम है वो तेज हो जाती थी, रेट ऑफ कंबस्टन बढ़, फूंक मारने पे। अब ऐसा क्यों हुआ सोचिए भाई, जब हम एक्सेल कर रहे हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, उसको तो आग बुझा देनी चाहिए, बट आग तेज क्यों हो गई? आग तेज क्यों हो गई? सोचिए इसके बारे में। सोचिए जरा, आग तेज क्यों हो गई? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा।
एक्चुअली जब आपने एयर ब्लो की, जो आपके मुंह से एयर निकली, जब आपने फूंक मारी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई थी, सराउंडिंग एयर की काइनेटिक लो थी। जिसकी काइनेटिक हाई है, तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट होना चाहिए। पोटेंशियल तो बराबर ही है, पोटेंशियल को छोड़ दो, अब बची कौन सी, काइनेटिक और प्रेशर। जो आपने एयर ब्लो की उसकी काइनेटिक एनर्जी हायर है तो प्रेशर कम है, सराउंडिंग एयर की प्रेशर एनर्जी हायर है। तो जैसे आप फूंक मारते हैं, सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां तक नहीं पहुंची, उसके साथ सराउंडिंग एयर में से बहुत सारी एयर मिक्स होगी, बिकॉज फ्लूइड्स हमेशा मूव करते हैं हाई प्रेशर टू लो। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद बेटा लिफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ एरोप्लेन। ये आपके सामने जो डायग्राम में दिखाया है, ये एरोप्लेन का विंग है, साइड व्यू है, साइड से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। जब ये एयरप्लेन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, सामने से एयर आ रही है, तो एयर की स्ट्रीमलाइंस ऊपर वाली साइड ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगी। कंसंट्रेट होने का मतलब ऊपर वाली साइड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने पहले ही कहा था, स्ट्रीमलाइंस जहां कंसंट्रेटेड हो वहां वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होती है। तो ऊपर वाली साइड वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो कौन सी कम हुई होगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। नीचे काइनेटिक एनर्जी हायर है, इसकी स्पीड सॉरी काइनेटिक एनर्जी लोअर है, तो पक्की बात है प्रेशर एनर्जी हायर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस पे एक फोर्स एक्ट करेगी। देखो, या ऐसा देख लो कि एयर आगे से आ रही थी, ये सामने से आपको दिख रही है एयर आती हुई यहां से विंग के सामने। ऊपर विंग का, नीचे वाला विंग का पोर्शन फ्लैट है, ऊपर वाला पोर्शन ऐसा है, तो वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। या ऐसे देखो, स्ट्रीमलाइंस कंसंट्रेट होगी तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पक्की बात है कोई दूसरी कम हुई होगी, क्योंकि तीनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो नीचे वाली साइड काइनेटिक ज्यादा है, सॉरी काइनेटिक कम है, तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फोर्स एक्ट करेगी, और ये लिफ्ट या थ्रस्ट कहो, इसकी वजह से एयरप्लेन अपवर्ड लिफ्ट होगा। थ्रस्ट क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस। मान लीजिए ऊपर प्रेशर है P1, नीचे प्रेशर है P2, तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग, इतनी थ्रस्ट विंग पे मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, कई सोच रहे होंगे कि सर आपने पोटेंशियल को कंसिडर नहीं किया, तो बेटा देखिए विंग होगी थोड़ी सी, विंग के नीचे की एयर की हाइट और विंग के ऊपर की एयर की हाइट ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं ग्राउंड से, और पर्टिकुलरली जब एयरप्लेन बहुत हाइट पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल ऊपर नीचे बराबर है। इसलिए बार बार मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट होना चाहिए, बट मैं पोटेंशियल को बार बार नहीं कंसीडर कर रहा, क्योंकि पोटेंशियल हर केस में बराबर ही है, वो दोनों साइड बैलेंस्ड है। तो अल्टीमेटली ये एडजस्टमेंट किसके बीच में हो रही है, काइनेटिक और प्रेशर के बीच में। काइनेटिक बढ़ी तो प्रेशर कम होगी, काइनेटिक कम हुई तो प्रेशर एनर्जी बढ़ गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा स्पिनिंग ऑफ बॉल, मैग्नस इफेक्ट भी हम कहते हैं इसको। अगर एक बॉल स्पिन करते हुए जाए तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से डेविएट हो जाती है, जिसको हम स्विंग कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये आपके सामने दो डायग्राम्स दिख रही हैं। पहली डायग्राम में बेटा ये बॉल जो है वो बिना स्विंग किए हुए जा रही है, बिना स्पिन करते हुए जा रही है, स्ट्रेट। तो सामने से एयर की स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूट हुई, दोनों साइड वेलोसिटी ऑफ फ्लो बराबर है। अगर दोनों साइड काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो दोनों साइड प्रेशर एनर्जी भी बराबर है, तो किसी साइड कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, तो बॉल सीधा अपनी ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए जाती है। बट मान लीजिए यहां पे जैसे डायग्राम में दिखाया, बॉल इस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, तो बॉल के साथ कांटेक्ट में आने वाली एयर की लेयर्स इधर को ज्यादा टर्न हो जाएंगी, यहां ज्यादा स्ट्रीमलाइंस कंसंट्रेट होगी, यहां स्ट्रीमलाइन कंसंट्रेट होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस साइड वेलोसिटी डिक्रीज है, इस साइड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक बढ़ी तो कोई दूसरी कम हुई, कौन सी, प्रेशर। तो इस साइड प्रेशर एनर्जी हायर है, तो इसलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस पे फोर्स एक्ट करेगी, स्ट्रेट जाने के बजाय इस ट्रेजेक्टरी से थोड़ा इधर को डेविएट हो जाएगी। समझ आई ये बात? वैसे बेटा ये स्प्रेयर या एटमाइजर, जब आप बड़ी हाई स्पीड के साथ इस प्लंजर को पुश करते हैं आगे, तो पहले तो यहां देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, अचानक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, और सामने नोजल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल कम हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाती है, v बढ़ गया तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पक्की बात है दूसरी एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। यहां लिक्विड रेस्ट पे है, इसकी काइनेटिक बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है, तो पक्की बात है इसकी प्रेशर हाई है, तो इसमें प्रेशर एनर्जी हायर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस पे एक फोर्स एक्ट करेगी, तो ये लिक्विड नीचे से ऊपर अपने आप राइज कर जाएगा, क्योंकि नीचे प्रेशर हायर है, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर लोअर है। फिर अगली बार आप वैसे ही प्रेस करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से हाई वेलोसिटी से लिक्विड स्प्रे होगा। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस और हैं बेटा इसमें, टॉरिसेलिस लॉ है, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा।
क्योंकि उसमें मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्व हैं, तो वो सब अगली क्लास में करेंगे। स्प्रेयर भी हो गया। पिंग पोंग बॉल इन एयर जेट, आप ऐसा करके देख सकते हैं। आपके पास घरों में हेयर ड्रायर होंगे या कोई ऐसी मशीन जो एयर ब्लो करे बड़ी हाई स्पीड के साथ। तो मान लीजिए आपके पास ये हेयर ड्रायर है, इसका वो सामने वाला आउटर वो है वो निकाल दीजिए, जिसमें वो अलग अलग वो बने होते हैं कंपार्टमेंट्स, उसको निकाल दो ताकि ओपन पाइप दिखे जिसमें से एयर ब्लो हो। तो आप देखें, आप इसके ऊपर कोई पतली सी पिंग पोंग बॉल या टेनिस बॉल या कोई भी, टेनिस बॉल तो बहुत हैवी है, थर्मोकोल की बॉल लीजिए, उसको इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो नॉर्मली हमारी उम्मीद क्या होती है कि बड़ी तेजी से एयर आएगी और बॉल को उड़ा के ले जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, आप देखेंगे हवा में वो बॉल तैरती रहेगी। आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वो हवा में तैरती हुई आपको दिखेगी। आप इसको उल्टा कर दोगे तो भी बॉल नीचे नहीं गिरेगी। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, वो बॉल हवा में ही तैरती रहेगी। क्यों? ये डायग्राम में दिख रहा है, ये एयर आई यहां से, बॉल रास्ते में, तो बॉल के दोनों साइड से जब एयर डिस्ट्रीब्यूट हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, तो यहां वेलोसिटी बढ़ गई होगी। वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर एनर्जी कम होगी। यहां वेलोसिटी कम है तो यहां प्रेशर एनर्जी हायर है। ठीक है, सो बीच के एरिया में प्रेशर कम है क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी हायर है। जैसे बॉल इधर या इधर जाने की कोशिश करेगी, सराउंडिंग एयर जो रेस्ट में है उसकी प्रेशर एनर्जी हायर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर धक्का मार के इसको वापस अपनी जगह पे पहुंचा देगी। टॉरिसेलिस लॉ मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। एक और डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं यहां पे। जस्ट लेट मी चेक वेदर आई हैव वो पीस ऑफ पेपर और नॉट। यस आई हैव। तो बेटा जी, एक और बड़ी सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन है इसकी, बर्नौलीज थ्योरम की। मैं आपके सामने एक शीट ऑफ पेपर ले रहा हूं और इसकी हेल्प से मैं आपको बर्नौलीज थ्योरम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो बच्चों यहां पे देखो, ये एक पीस ऑफ पेपर है, मैंने इसको नीचे से एयर ब्लो की तो ये ऊपर को जाने लगा। कॉमन सेंस की बात है, एयर के मॉलिक्यूल आए, टकराए, कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की उन्होंने, कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया, तो इस पर फोर्स लगाई तो ये ऊपर चला गया। दैट्स ओके, समझ आता है। बट अगर मैं ऊपर से एयर ब्लो करूं तो भी ये ऊपर ही जाएगा। देखिए, मैं एयर ऊपर से ब्लो कर रहा हूं तो भी ये नीचे से ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एयर ऊपर से ब्लो करता हूं तो एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट होना चाहिए था। पोटेंशियल ऊपर नीचे बराबर हो, उसको छोड़ दो, बची प्रेशर और काइनेटिक। ऊपर काइनेटिक बढ़ गई तो प्रेशर कम हुई, नीचे काइनेटिक एनर्जी कम है एयर की तो प्रेशर एनर्जी हायर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस पे फोर्स एक्ट करेगी, इसलिए ये पेपर अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो बेटा इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ, और ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें एक है वेंचुरीमीटर। तो ये सब चीजें अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पिटेट ट्यूब, क्योंकि इन सब में मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, तो ये मैं कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड पे आपको करवाऊं। तो आज के लिए इतना ही बेटा जी। तो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। लॉजिक्स मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं निकलेंगे कोई बात नहीं। उसके बाद आप मुझे सेंड कर दो डाउट्स, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको सेंड करूंगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।